हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। वी वे आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड अब हम लोग इस टॉपिक के अंत पर आ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि वी हैव डिस्कस्ड 160 पेजेज अप्रॉक्स और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिटेल्ड तरीके से मैंने आपको ये लेक्चर सीरीज कवर किया है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी कंसेप्चुअल एरर है या फिर आपने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी इंटरनेशनल रिलेशंस के मुद्दे पर की नहीं है, तो ये आपका एक बेस तैयार करेगा। और इस को पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू फॉर द मेंस। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और उसके बाद भी क्या कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई आर्टिकल पढ़ोगे, कोई मैगजीन पढ़ोगे, लेट्स से कि आपको कुछ अपडेशन करना है, बिकॉज ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है तो मीटिंग्स होते रहती है। जैसे CG7 की बात करो या फिर यूनाइटेड नेशंस की बात करो तो रेगुलर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे मीटिंग्स होते रहती है। तो आपको फिर पेज तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस जो भी आपके आउटकम्स हुए हैं किसी मीटिंग से उसको आपको अपडेट कर लेना है, और जनरली उसी अपडेट से क्या आउटकम निकल कर आई है उसको क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है फॉर योर इंटायर जर्नी फॉर द UPSC और फॉर द स्टेट PCS एज वेल, बिकॉज बहुत सारे स्टेट PCS में ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं होगी। तो होप you are following this lecture and hope this lectures are helping you in clearing your concepts। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नाम की वैसे चीज़ होती नहीं है, क्योंकि ये कोई साइंस की बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, हमें अगर इंटरलिंकेजेस पता हो कि आखिरकार क्या बेसिक रिलेशन है हमारा विथ डिफरेंट कंट्रीज, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा देश हमारे लिए कॉपरेशन कर सकता है, कहाँ पर हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, हमारी कौन से मुद्दे पर सहमति बनेगी, इंटरनेशनल लेवल पर कौन से मुद्दे पर सहमति नहीं देखने को मिलती है, कहाँ पर भारत जो है कौन कौन से मुद्दे पर डिसीजन रखता है, कौन से डिसीजन को अवॉइड करता है। तो ये सब बहुत सारी कम्प्रिहेंसिव जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, और यही सब चीज़ें आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम हियर नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ रहने वाली है वो है आपका, यहाँ पर देखो, ये तो चलो एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये कुछ ही मिनट के मुद्दे हैं, ज़्यादा इसको हम खींचेंगे नहीं। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक you are going to have is your international institutions, agencies, forums, their structure and mandate। इसमें आपका यूनाइटेड नेशन, और आपको पता है ना, लगभग UN जो है न्यूज़ में रहता ही है। ठीक है, और किस लिए न्यूज़ में रहता है, बिकॉज आपको ही पता है कि यूएन को क्रिटिसाइज किया जाता है इसके इनफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। साथ ही साथ इसमें रिफॉर्म्स बहुत समय से नहीं हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें रिफॉर्म्स की मांग है भारत के तरफ से भी, और भी बहुत सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज का भी मांग है। बट रिफॉर्म्स होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? देयर इज ए बेसिक काउज दैट P5 मेंबर्स डज नॉट एग्री फॉर द रिफॉर्म्स। ठीक है, भारत को इंक्लूजन करने की बात की जाती है P5 मेंबर्स में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज कुछ ऐसे कंट्रीज है P5 मेंबर्स में जो वीटो कर देती है, और वीटो का मतलब तो आपको पता ही है कि एक बार अगर किसी डिसीजन पर वीटो हो गई तो एक्चुअली वो फिर डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, एक भी परमानेंट मेंबर ने अगर वीटो कर दिया तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होती है। अगर आप इसको एज एन यूँ कह सकते हो कि मज़ेदार तरीके से पढ़ोगे तो मज़ेदार लगेगी लगेगी, ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। तो कहाँ तक हम पहुँचे थे भाई साहब?
वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू दैट पॉइंट्स। हाँ, तो आज हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में समझेंगे। तो चलो इसको बेसिक से हम थोड़ा सा समझने की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक की, तो आप समझो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कुछ कंट्री का समूह है, स्पेशली दोज कंट्री जो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल प्रोड्यूशनेशन है। अब जाहिर सी बात है, ये क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो अपने पास तो रखेंगे नहीं, इनको पैसे कमाना है, तो अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट करते। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ना, तो एक्चुअली होता क्या था कि ऐसे कंट्री जो जिनके पास ये रिजर्व हुआ करते थे, तो अल्टीमेटली वो अपने अपने लेवल पर प्राइस सेट करते थे, है ना। कोई ग्लोबल कॉपरेशन नहीं था इन देशों के बीच। तो ऐसे में क्या होता था कि कोई देश ने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया, तो पता चला कि बहुत सारे देश अब उसी से खरीदने लग गए। तो ऐसे में क्या होता था, डिसबैलेंस हो जाता था बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। तो एक्चुअली इस समस्या को दूर करने के लिए देशों ने, यानी कि लाइक माइंडेड कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि भाई साहब बहुत हुआ, अब चलते हैं एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप में मेनली वो कंट्रीज होंगे जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और एक साथ आकर फिर हम ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के सप्लाई को निर्धारित करेंगे। क्यों निर्धारित करेंगे? ताकि प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आ जाए, है ना। कोई पार्टिकुलर कंट्री काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा या फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान में ना हो जाए। नहीं तो क्या होता था, मैंने आपको बताया कि एक देश ने अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है प्राइस को काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया, तो अदर कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करते थे, एक्सपोर्ट करते थे जिन भी देशों में, तो जिन भी देशों में ये वो आप इम्पोर्ट किया जाता था वो ऑयल, तो जाहिर सी बात है वो किन से खरीदेंगे, उनसे खरीदेंगे जो सस्ते में ऑयल प्रोवाइड कर रहा हो। एक्चुअली यही बात है, जैसे आज हम रशिया से खरीद रहे हैं ऑयल, क्रूड ऑयल, डिस्पाइट की रेस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शंस है बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, फिर भी हम खरीद रहे हैं ना। क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज चीपर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ें होती हैं कंट्री उसे फॉलो करने का प्रयास करती है। दैट इज़ द सिंपल लॉजिक आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। ठीक है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये सब देश एक साथ आए और बोले भाई साहब बहुत हो गया बकवास, अब चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो आपके क्रूड ऑयल के सप्लाई को ग्लोबल लेवल पर कंट्रोल करेगा, ताकि इन सब देशों का हमारा बेनिफिट हो सके बाय प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, ये बेसिक पर्सपेक्टिव है। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पहले भी बनी थी। कहने का मतलब ये है कि 1960s में ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब आजकल यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है लोकेशन पर, दैट्स वाई यू शुड रिमेंबर द लोकेशन जो आपको फ्रिक्वेंटली न्यूज में या फिर मैगजीन सब में देखने को मिलती है, और ये आपके लिए प्लस एज होगा। ठीक है, तो बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में हुआ था, और यहाँ पर आपका ओपेक को गठन करने की बात कही गई थी। एंड ये जो ओपेक है ये आपका परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और शुरुआत में आपके कुछ ही गिने चुने मेंबर्स ने इसका नींव रखा था, बाद में तो मेंबर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स आप कह सकते हो। हालांकि इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। वेयर इज द ऑस्ट्रिया लोकेटेड? कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। तो इससे आपका लोकेशन वाली चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी। ये बातें हो गई। अब दूसरी चीज़ आपको बतानी है, वो मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ कि ओपेक के कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है, और ओपेक प्लस क्या है ये भी आपको बतानी है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, हमने देख लिया, बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर ही लिया, लेकिन थोड़ा सा देख लो आप। टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई
पेट्रोलियम पॉलिसीज एमंग मेंबर कंट्रीज कि भाई साहब कितना सप्लाई होना चाहिए, है ना, सो दैट फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस हो पेट्रोलियम प्रोड्यूसर कंट्रीज का, along with efficient economic and regular supply पेट्रोलियम होते रहे टू द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, और द कंट्रीज दैट नीड दीज क्रूड ऑयल फॉर देयर एनर्जी नीड्स और द व्हीकल नीड्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है, और साथ ही साथ इनको भी घटाना हो, इनका भी अपना जो इनकम है वो आता रहे, ठीक है। और आप देखो ना, जो भी ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है काफ़ी ज़्यादा रिच भी हैं, है ना, और इसी मैकेनिज़्म के माध्यम से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बिल्टअप किया, है ना, सऊदी अरेबिया सब देखो, कुवैत देखो, यूएई देखो, है ना, सब एग्जांपल्स हैं। हालांकि साउथ अमेरिका में कौन से देश हैं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडियन ओपेक की, तो पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक, ठीक है, लेकिन हाँ ओपेक पर भारत की डिपेंडेंसी ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा होगी क्यों नहीं, बिकॉज इंडिया उतनी ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता नहीं है जो भारत की डिमांड को फुलफ़िल कर सके। भारत की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, इसका कारण भी है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, और सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने की बात नहीं है, उसके साथ साथ आपका जो व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, उन सब की तो डिमांड बढ़ रही है ना। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा तब हर व्यक्ति चाहेगा कि कम से कम भाई साहब मेरे पास एक स्कूटर हो, एक बुलेट हो। धीरे धीरे डिमांड जब ऊपर जाएगी तो बोलेगा मेरे पास एक गाड़ी हो, 4 चक्के वाली गाड़ी हो। धीरे धीरे डिमांड ऊपर जाएगी तो बोलेगी भाई साहब 16 चक्के वाली गाड़ी हो। वैसे मजाक कर रहे 16 चक्के वाली, ये तो ट्रक कहलाती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे आपके डीजल व्हीकल्स होते हैं, कोई कोई ट्रेन देख लो तो डीजल पर भी काम करता है, ठीक है। तो वही बात मैं आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इंडिया इम्पोर्ट्स 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। एंड दैट्स वाई जो भी ओपेक मेंबर सप्लाई के रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे वो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो इनडायरेक्टली आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, एसोसिएटेड है, तो अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ सकता है। और कोई कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिसीजन के बाद भारत पर इम्पैक्ट ज़्यादा ही पड़ सकता है, इकोनॉमिक टर्म्स में भी, ठीक है, और सोशल टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे श्रीलंका क्राइसिस हुई थी, तो आप समझो कि श्रीलंका में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी करेंसी फॉल हुई थी। ऐसा नहीं कि सप्लाई पर कुछ इश्यू आया था, करेंसी उसकी फॉल हो गई थी, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई थी। और जनरली इकोनॉमिक टर्म्स में आप पढ़ते ही हो कि व्हेन देयर इज डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी, तो वैल्यू तो करेंसी की गिरेगी, और वैल्यू गिरेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑलरेडी जो हम 5 रुपये में या फिर एक पार्टिकुलर अमाउंट में प्रोडक्ट खरीदते थे, अब सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो एग्जिस्टिंग प्राइसेस पर न मिल के वो उसके ऊपर या फिर उसके एबव प्राइस में आपको मिलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना है। अब मैंने G7 को क्यों काटा, इसके पीछे आप लॉजिक लगाओ क्यों काटा। वैसे तो G7 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वाई आई हैव कटेड ऑल दिस, आई हैव कटेड ऑल दिस बिकॉज दिस summit that this magazine is talking about is very old, तो ये पूछा नहीं जाएगा। तो अभी मैं इसलिए काटा हूँ क्योंकि विजन आईएएस मैगजीन अभी आपका अपडेट करेगा, जो मई के मंथली मैगजीन्स है वो अभी पब्लिश नहीं हुए हैं उसके वेबसाइट पे, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड। तो जब वो आएगा तो उसमें G7 का लेटेस्ट समिट जो है ना, 49 समिट, वो हुआ है, आई थिंक कि हिरोशिमा में हुआ है कि कहाँ हुआ है, तो वो आपका अपडेट होकर आएगा। तो आई विल डिस्कस फ्रॉम दैट मैगजीन ओनली। तो इससे क्या होगा, आपका करंट प्लस स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम लीविंग दिस। हाउएवर यू कैन कमेंट अबाउट द मेंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद द G7। तो ये मेंबर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं वो आप हमें बताना, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें हम जान सकते हैं, जो याद रख सकते हैं, जो हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स? फर्स्ट इज योर
कैरविस बे डिक्लेरेशन। तो बस प्रीलिम्स के पर्पज से या फिर मेंस में कहीं कहीं आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे पैंडमिक पर कोई क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हो कि ग्लोबल कोऑपरेशन किस प्रकार से इसको डील करने का प्रयास कर रही है, तो वी हैव द कैरिबियन बे डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस, तो टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडमिक्स की। भाई साहब जो पैंडमिक्स आपने देखा कोविड-19 का 2020 से ये बिगिन हुई थी, तो इस पैंडमिक्स या इस प्रकार के पैंडमिक्स ना हो, इसकी बात कही गई थी, है ना। साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमें एक पॉइंट में याद रखना है, फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर पैंडमिक्स, ठीक है। लेकिन ये सब डायलॉग बाजी ही होती है, यू ऑल्सो नो। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो 500 कदम सब पीछे खींच लेते हैं, है ना। जैसे फंड की देख लो, ये जो आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज में फंड देने की बात थी डेवलपिंग कंट्रीज को, तो अभी 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुई थी, अभी 2023 हो गया है, फंड मिलने का नाम ही नहीं है। बातें भली बड़ी बड़ी बना लो, लेकिन जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर आता है तो सब पीछे हट जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने और हाईलाइट किया है आपके लिए, जो आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ क्योंकि रेलेवेंसी है इन चीज़ों का, भले ही आपके समिट पहले के हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रेलिवेंट रखती है। मैं ये इसलिए हाईलाइट किया हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना है ग्लोबल मुद्दे पर भारत किन किन मुद्दे को, जहाँ भी भारत जाता है तो मुद्दे को उठाता है। तो देख लो, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भारत ने उठाया था, तो भला भारत ने कहा था कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है ना, उसको आपको होलिस्टिक यानी कि वेरियस डायमेंशन के एंगल से डील करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ भाई साहब मेटिफिकेशन पर फोकस करो, नहीं। हर एक सेक्टर में हम क्लाइमेट चेंज को डील करने का प्रयास करें। जैसे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो उसमें हम क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को तो डील करने का प्रयास करेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमी में जैसे बैंकिंग हो गई, तो बैंकिंग सेक्टर में भी क्या होता है कि भाई साहब लेट्स से कि एनर्जी जो है वो आपका कोल बेस्ड सिस्टम से आती है ना। तो क्यों ना वहाँ पर सोलर पावर हो या फिर विंड एनर्जी हो, इस प्रकार का प्रोसेस कुछ हो। वही कहने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज को डील करना है, तो देयर शुड बी होलिस्टिक अप्रोच दैट कवर्स मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ऑल्सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर लो, है ना। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो इमिट नहीं करता है, लेकिन भाई साहब किसी देश के पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने की टेक्निक ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होगा कि कोयला जलाओ, बिजली उत्पन्न करो। लेकिन अगर जिसके पास आपका चीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आ गई, यानी कि सस्ते में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, किसी डेवलप कंट्रीज ने दे दिया, तो जाहिर सी बात है हम आसानी से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट विल बेनिफिट नॉट ओनली द कंट्री दैट इज प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी, बट ऑल्सो द कंट्री दैट आर गेटिंग द टेक्नोलॉजी। कैसे? तो एम तो वही है कि क्लाइमेट चेंज को एक्चुअली मिटिगेट करना है। अब ये सब ग्लोबल मुद्दे, ग्लोबल मुद्दे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब एक देश इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, देयर शुड बी कोलैबोरेशन। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं वर्ल्ड लेवल पर जहाँ पर कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अकेले हम झंडा नहीं गाड़ सकते, वी नीड कोलैबोरेशन। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, अब एक देश भले ही कितना लिमिट कर दे, लेकिन पता चला 50 देश ने लिमिट किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, तो होगा क्या? एक्चुअली कुछ भी नहीं होने वाला है। 50 देश अपना इमिट कर रहे हैं हवा में, बाकी एक जो नहीं इमिट कर रहा है उसको जो भी मोटिवेशन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। भाई साहब तुम लोग तो भर भर के इमिट कर रहे हो, तो हम क्यों बैठे हैं? जबकि हमारा कम करने से कोई इम्पैक्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए हम भी धड़ल्ले से इमिशन करें। तो इसलिए यहाँ पर इन सब मुद्दे पर कोलैबोरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिटिगेशन, एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस, लाइफ स्टाइल चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लाइफ स्टाइल चेंज, यू आर अंडर ए सी, अब पता चला कि ए सी को आप 14 डिग्री सेल्सियस पर खूब चील कर रहे हो, ठीक है। दैट शुड नॉट बी हैपन। तो बढ़िया है कि भाई साहब आप जो ठंडे में जनरल टेम्परेचर रहती है, लेट्स से कि आपका 26 से 30 डिग्री, तो उस रेंज में रखिए, 25 डिग्री से 30 डिग्री के रेंज में रखिए। तो क्या होगा कि एक तो आपकी बॉडी अडोप्टेड भी रहेगी। लेट्स से कि गर्मी का माहौल है बाहर में, है ना, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा कि घर में आपने टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री या फिर 20 डिग्री, अब बाहर जाओगे तो पता चलेगा 40 डिग्री का टेम्परेचर, तो आपका शरीर एडजस्ट करने में दिक्कत करेगा काफ़ी ज़्यादा। हार्नेस, अब हार्नेस नहीं बोले, हैरेस फील करोगे, वीक फील करोगे, है ना। तो दैट्स वाई
देयर शुड बी दैट लाइफ स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल कंजर्विंग द वाटर, ठीक है, जब लाइट की ज़रूरत ना हो दिन में तो लाइट को ऑफ कर दो। ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करके आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। एंड बाय द वे आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन? ये दो चीज़ें के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक और मुद्दा आता है फाइनेंसिंग वाली, जो तो मैंने चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला कर आपको बोल ही दी है ना, कि डेवलप कंट्रीज बोल तो देते हैं वादे करो हज़ार, लेकिन देने की बात आई तो एक भी ना निकले यार, ऐसा कुछ चलता है। नाउ वी मूव टू द सेकंड important organization that we are going to discuss about APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया नहीं दिया गया व्हाट द एपेक इज़। ये सब ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना है कि भारत जो है मेंबर नहीं है, एपेक का मेंबर नहीं है भारत, ओपेक का मेंबर नहीं है भारत, ठीक है। हालांकि भारत कॉपरेट करने का प्रयास करता है इन सब सदस्य देशों के साथ, ताकि जो भी ग्लोबल इश्यूज है उस पर कोलैबोरेशन स्थापित हो सके, इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द बेसिक। तो उसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ भी तैयार किया है एपेक के बारे में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा एशिया पैसिफिक कहते किसको है। तो एशिया पैसिफिक बेसिकली जनरली शोकेजेस द रीजन जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का तो नाम आपने सुना ही है, ठीक है, जैसे म्यांमार से शुरू होता है, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऐसा है। उसके बाद इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, ऐसे करके। तो ये जो आपका रीजन है ना, एक तो ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियन का रीजन, है ना। और इधर आप आओगे तो जो एशियन कंट्रीज अलाइन कर रहे हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये हो गया आपका जो रीजन शोकेज कर रहा है वो एशिया पैसिफिक हो गया। तो इसमें क्या होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन में, ये जो आपके कुछ कुछ कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, या फिर आपके चाइना हो गया, या फिर जापान हो गया, और इधर आपका यूएस हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं एक साथ जो है इकोनॉमिक फील्ड में कॉपरेशन करने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। लेकिन इसमें भारत मेंबर नहीं है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो इंडियन ओशियन की है अहमियत, या फिर इंडिया की अहमियत है इन द ग्लोबल वर्ल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तब एशिया पैसिफिक की जगह पर इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट निकल कर आता है। हालांकि इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एपेक, बट भारत को इंक्लूड ना करना या फिर भारत को इंटरेस्ट में ना लेना, दैट विल नॉट बी गुड फॉर दीज कंट्रीज। इसीलिए भारत के साथ इंडिविजुअली ये सब देश इंटरेक्ट करते हैं। भारत ने वैसे अप्लाई किया था एपिक के लिए, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है, ठीक है। तो हम देखेंगे डिस्कशन डिटेल से, बट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक। एपिक की बात करें तो ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमिक फोरम, द वर्ड स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक फील्ड में कॉपरेशन की बात होगी, जहाँ पर ट्रेड बूस्ट करने की बात होगी, ठीक है। और भी इकोनॉमिक एग्रीमेंट सब किए जाए ताकि इन सब के बीच का इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो सके। तो रीजनल इकोनॉमिक फोरम स्टेब्लिश इन 1989 टू लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक, ठीक है। यानी कि मान के चलो कि पहले जो था वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन हुआ करता था इकोनॉमिक फील्ड में, है ना, ग्लोबल लेवल पर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सब जो देश है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, लाइक वियतनाम, लाइक सिंगापुर, तो इन सब की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है बूस्ट होती जा रही है, ठीक है। तो अब बहुत सारे देश जो है ना, चाहे डेवलप कंट्रीज भी कह लो, तो इन सब देशों पर डिपेंडेंट है प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, गुड्स के लिए या फिर मार्केट के लिए। तो जाहिर सी बात है टू इंश्योर बेस्ट कोऑपरेशन बिटवीन दिस कंट्रीज, तो एक ग्रुपिंग बना दी गई, सीधी सी मतलब है, बिकॉज इंटरडिपेंडेंसी वॉज वेरी
यूज विद दीज कंट्रीज। ठीक है, तो ये हो गई बातें, मुलाकातें। एंड व्हाट आर द एम्स, वही है टू क्रिएट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल, है ना। अब जाहिर सी बात है, कंट्रीज इंटीग्रेट करेंगे इकोनॉमिक्स टर्म्स में तो पीपल की प्रोस्पेरिटी भी हमें देखने को मिलेगी, बाय प्रोमोटिंग बैलेंस्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इनोवेटिव सिक्योर ग्रोथ एंड बाय सेलिब्रेटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बट यू शुड नो इट इज़ नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज, है ना। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी सीपीटीपीपी, ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। बट एपेक इज नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज। इट इज़ बेसिकली कि हाँ, हमें इकोनॉमिक कोलेब्रेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन सब बढ़ाने हैं, ये सब बातें। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शंस, तो देख लो किन किन मुद्दे पर इनका कॉपरेशन होता है। तो जो भी आपके पीपल्स हैं ऑफ द एशिया पैसिफिक, वो सब ग्रोइंग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करे, है ना। मतलब सब इकोनॉमिक लेवल पर कंट्रीब्यूट करे। ऑल्सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल स्किल ट्रेनिंग सब प्रोवाइड करती है रूरल कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि इन सब की स्किल बढ़े और ये सब आपका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। ऑल्सो हेल्प द इंडिजीनियस वोमेन एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स अब्रोड। ऑल्सो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कॉपरेशन होती है इनकी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एपेक मेंबर्स अडॉप्ट्स वेरियस इनिशिएटिव्स ताकि एनर्जी इफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। एनर्जी इफिशिएंसी को आप समझ लो कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी इफिशिएंसी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री थी, अब वो 50 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करती थी टू मैन्युफैक्चर 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब एनर्जी इफिशिएंसी इस इंडस्ट्री में लाई, हो सकता है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया हो, ठीक है, प्रॉपर आपका क्या कहते हैं उसको, नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई हो, ठीक है, या फिर आपका जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ चेंजेस लाई गई हो। तो इन सब की मदद से क्या होती है, हम एनर्जी एफिशिएंसी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि लेट्स से कि पहले 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज होती थी। अब हो सकता है कि 5 यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए 30 यूनिट ही एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो आखिरकार हमने क्या किया, एनर्जी को सेव किया, तो एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ हम आगे बढ़े। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड मेराइन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड द फोरम अडॉप्ट्स टू अलाउ मेंबर्स टू डील विद इंपॉर्टेंट न्यू चैलेंज। लेट्स से कोई नया चैलेंजेज आ गया, ठीक है, तो मेंबर्स सब इन चैलेंजेस से डील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आ गई इन देशों के बीच, तो हो सकता है मेंबर्स कोलैबोरेट करके डिजास्टर्स को डील करने में मदद करे। पैंडमिक्स के लिए प्लानिंग, एड्रेसिंग द टेररिज्म, हालांकि बात करने में तो माहिर है सब। मेंबर्स की बात करें तो 21 मेंबर्स हैं, और मेंबर्स को आई थिंक कि बढ़िया से आपको मैप में देखना चाहिए, लोकेट करना चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ है ना। क्योंकि आजकल जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपको करने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो वैसे भी आपको जब मैप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को देखने से तो कुछ नहीं होगा, वहाँ का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और आपके पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। दैट इज़ सिंपल, बिकॉज अब से आप इस वे में तैयारी करोगे तो डेफिनेटली फिल्म्स के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड वी हैव द ब्रुनई, वी हैव द दरुशुलाम, ये कौन से आपके रीजन में आता है बताइए। कनाडा, चिली, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जी हाँ चाइना भी है, ठीक है, हांगकॉन्ग है, चाइना दोबारा आ गया लगता है, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। अब यू कैन टेल मी कि आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इज सेपरेटेड बाय विच लैटिट्यूड। और भी देश है, देख लीजिएगा। ना वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में वही है, आप देख लो लगभग 300 करोड़ पीपल है। वाई 300 करोड़ पीपल, बिकॉज चाइना ही आपका 150 करोड़ रिप्रेजेंट करता है। 150 करोड़ तो नहीं लेकिन 130 करोड़ एबव तो होगा ना। तो दैट्स वाई, तो 3 बिलियन पीपल एंड अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी, आप समझ सकते हो। एंड ये आपका पैसिफिक रिम, पैसिफिक रिम मतलब वही होगा जो पैसिफिक ओशियन के अलोंग जो कंट्रीज है ना, उसी को पैसिफिक रिम कहते हैं, कहने का मतलब ये। और
from Chile to Russia to Thailand to Australia. So we have discussed the APEC. That is the end of APEC. End हो गया है APEC का. APEC has been ended. So now we will move to the next one. यहाँ पर देखो, हाँ, एपेक का बेसिक्स हमने डिस्कस किया. नाउ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट. तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है? तो पहली बात तो ये कि अगर भारत को एपेक की मेंबरशिप मिल जाती है, हालांकि भारत ने 1991 में अप्लाई किया था कि किस ग्राउंड पे कि भाई साहब हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा नियरर है, एशिया पैसिफिक है, तो जाहिर सी बात है भारत एशियन कंट्री है. साथ ही साथ हमारे साइज ऑफ इकोनॉमी देख लीजिए, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. वैसे तो उस समय तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं था, लेकिन प्रेजेंटली इंडिया इज़ नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवर द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो ट्रेड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज इज़ वेरी मच, है ना. तो दैट्स वाई इन ग्राउंड पे भाई साहब हमें मेंबरशिप दीजिए, लेकिन नहीं मिला. फिर से भारत ने 2007 में अप्लाई किया, नहीं मिला. तो अगर ज्वाइन कर लेता है, भारत ज्वाइन कर लेता है, मतलब क्या है, भारत को अगर मेंबरशिप मिलती है तो क्या बेनिफिट्स होगा. तो पहली बात तो यही कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ये ध्यान रखना है. अगर भारत को मेंबरशिप मिलती है तो पहली बात तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जो भारत का फंडा है उसको बूस्ट अप मिलेगा. क्योंकि एक्ट ईस्ट का मतलब क्या है कि भाई साहब जो आपका भारत है, अब भारत इधर इधर जाओगे तो वेस्ट मिलेगा, इधर जाओगे तो ईस्ट मिलेगा. तो भारत जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करता है, जहाँ पर आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाना हो, डीपनिंग करना हो, ठीक है, ट्रेड डेवलपमेंट सब बूस्ट करना हो, तो वो आराम से हो सकेगा. एंड जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें, मतलब सिर्फ ट्रेड लेवल पर ही सब कुछ होगा. बिकॉज एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या, हम जब रिलेशन बना रहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, तो मान के चलो कि इनडायरेक्टली हमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उसका भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज अटैच्ड टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. लाइक म्यांमार ले लो. अब समझो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक तरफ और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है. अब भाई साहब अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसे प्रोवाइड कर सकता है ना. तो उसके लिए क्या चाहिए? कनेक्टिविटी चाहिए. दैट्स वाई कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीजन. ठीक है, इसलिए अभी आप देख रहे हो कनेक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है. IMT देख लो, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, ठीक है, और भी है. याद नहीं आ रही है एक्चुअली, बट है. साथ म्यांमार और इंडिया ने भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कुछ एग्रीमेंट किया था, बनाया था. आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल. ठीक है, तो ये बातें हो गई. उसके बाद आप देख लो, इट विल हेल्प इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चैन, है ना, कि भारत जो है सिर्फ कुछ ही गिने चुने कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा. साथ ही साथ ये सब भी जो देश है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये भी कुछ गिने चुने कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. मेनली ये सब चाइना पर डिपेंडेंट रहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए. तो अगर कॉपरेशन डिपेंड होगा तो इट विल हेल्प इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चैन. ठीक है, व्हाट डू मीन बाय सप्लाई चैन, ये आंसर तो भाई साहब आपको कमेंट सेक्शन में खुद को देना है. ठीक है. एंड एपेक कैन कंपनसेट फॉर फियर ऑफ द कोलैप्स ऑफ WTO. क्या मतलब हुआ इसका? कि लेट से वैसे भी अभी आप देख रहे हो WTO डिसफंक्शनल टाइप हो गया है. मतलब इसका डिसीजन ना कोई मानता है, अगर इसके जो आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं, मसला अटक ही जाता है वहाँ पर जाके. तो अगर लेट से कि यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पाता है, तो कम से कम एपेक जो है वो अपने आप में डिसीजन ले सकता है. एंड फॉर द वर्ल्ड व्हाट इज़ बेनिफिट, ह्यूज मार्केट होगा. ठीक है, ऑल्सो मॉडरेट US चाइना रिलेशंस, बिकॉज अभी US चाइना रिलेशन के बीच टेंशन काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, अगर कॉपरेशन होगा तो इट विल ईज डाउन द टेंशन. एंड इंडिया मेजर पावर है इंडियन ओशियन में, आपको पता है. और इंडियन ओशियन आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज जो आपका ग्लोबल ट्रेड होता है, मेजोरिटी ऑफ द जो ट्रेड होता है पासेस वाया द इंडियन ओशियन. दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब चाइना को कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो इंडियन ओशियन का सहारा लेता है. अमेरिका को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है
आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, बिकॉज पैसिफिक इज़ वेरी ह्यूज। अब वहाँ से इसको यहाँ आने में काफ़ी समय लगेगा, है ना, इन एनर्जी खर्चा होगी, कॉस्ट आएगा, तो इसीलिए शॉर्टेस्ट रूट है उसको अप्लाई किया जाता है। ये तो कंटेस्ट आप समझते ही होंगे, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स इन इंडियाज मेंबरशिप, तो क्यों नहीं मिल पा रहा है भारत को मेंबरशिप, तो कहा जाता है कि ज्योग्राफिकली इंडिया डज नॉट कम इन एशिया पैसिफिक। हालांकि कहने की बात है, मेंबरशिप देना होगा तो फिर दे ही दिया जाएगा। ये तो आप भी सोच रहे होगे, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकली इंडिया डज नॉट कम इन एशिया पैसिफिक। अगर एशिया, वो तो एशिया पैसिफिक के कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि आप एशिया पैसिफिक को मानते क्या हो। क्या आप मानते हो एशिया पैसिफिक का मतलब कि सिर्फ पैसिफिक ओशियन, या फिर आप मानते हो कि आपका इंडियन प्लस पैसिफिक ओशियन। अगर, तो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट क्या रखते हो आप। उसके बाद इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज, हाँ ये आप कह सकते हो कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो थोड़ा सा क्या है, इट इज़ नॉन कंड्यूसिव फॉर ओपन ट्रेड पॉलिसी। यानी कि यूँ कह सकते हो कि भारत जो है अभी पूरी तरह से ओपन मार्केट इकोनॉमी पर नहीं चलता है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस रहती है, ठीक है। और दैट एम्स फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे आरसीईपी को भारत ने सारे साइन नहीं किया था, कारण मैंने आपको बताया। ऑल्सो इंडियाज एक्शंस इन डब्ल्यूटीओ, भारत जो भी एक्शंस लेता है डब्ल्यूटीओ में वो इंटरवेनिस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। मतलब इंटरवीन, मतलब इंटरवेनिस्ट मतलब मुद्दे को सुलझाना नहीं बल्कि अटका देना, कुछ इस प्रकार से। तो वही लगता है कि अगर भारत शामिल होगा तो वो इंटरवेज, क्या बात करते हैं भाई इसको, इंटरवेंशनिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, ठीक है। इसके बाद हाई ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना, ये तो है। एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजन दैट इंडिया डिडेंट साइन द आरसीईपी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हाई डेफिसिट है, और अगर आरसीईपी साइन कर लेता पता चला कि उसके प्रोडक्ट सस्ते में भारत में आ रहे हैं, दैट विल ह्यूजली इम्पैक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन, तो कंसेप्ट ऑफ एशिया पैसिफिक हैज़ बीन ब्रोडेंड टू इंडिया पैसिफिक। अब जो है एशिया पैसिफिक न कहकर इंडो पैसिफिक की बात चलती है, तो इंडो पैसिफिक जो है उसमें इंडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो अगर इंडिया का इंक्लूजन होता है तो इट विल हेल्प इंडिया टू रीडिस्कवर इटसेल्फ। ये सब है मुद्दे। तो होप यू अंडरस्टूड द context and the concept of एपेक, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये एग्रीमेंट्स हैं, बट कह सकते हो आपकी कुछ इम्पोर्टेंट बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, कुछ प्रोटोकॉल ट्रिटी के नाम दिए गए हैं। तो बस आपको ऊपर ऊपर से ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें हैं। जैसे हम एफ की बात करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के मुद्दे को डील करता है। तो अगर आपको टेररिज्म पर कोई क्वेश्चन आएगा तो ग्लोबल लेवल पर क्या एफर्ट है के बारे में कुछ बताइए, तो एफ को चिपका देना है आपने, ठीक है। तो ये सब बातें तो इस कंटेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना है ना। ब्रॉडर एंगल हमेशा सोचने का प्रयास करिए, ताकि आप कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत पड़े मेंस में वहाँ पर आप चिपका सके। मैं चिपकाने का बात इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको जहाँ ज़रूरत लगे आप वहाँ पर उसको पुट कर दो, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO के बारे में वैसे यहाँ बात नहीं की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक है आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो WHO के अंतर्गत ही आपका WHO क्रिएट किया गया है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्रिएट किया गया है। तो मान के चलो कि हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है WHO का, है ना। और इसमें आपके हेल्थ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं फ्रॉम मेंबर स्टेट्स। मेन फंक्शंस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिटरमाइन करना, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करना, फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना, रिव्यू एंड अप्रूव द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट, ठीक है।
भारत जो है पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर के रूप में भी शामिल हुआ है, लेकिन ये अब भारत मेंबर नहीं है बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बिन रिटायर्ड, टर्म हैज़ बिन ओवर। देख सकते हैं पुराना कंटेक्स्ट है ना। ना ओपन स्काई ट्रीटी आपने प्रीलिम्स में तो बहुत बार पढ़ा होगा, ओपन स्काई ट्रीटी इतना बार पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये आपका वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब मान के चलो कि रसिया यूएसए के कंटेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। हालांकि देख लेना क्या है ओपन स्काई ट्रीटी, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू रीड दिस नाउ। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्लोबल लेवल पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू कर्ब पोवर्टी और टू कर्ब माल न्यूट्रिशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या इनिशिएटिव ली जा रहा है, तो ऐसे कंटेक्स्ट में आप क्या करोगे, WFP का नाम जरूर मेंशन करोगे। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का कह सकते हो, एंड ये आपका लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील्स। मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब हर देश में ये स्कूल मील्स प्रोवाइड करते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब देश है, तो वहाँ पर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड कर पाते हैं तो उनको देने की ज़रूरत नहीं होगी ना, हमें उन्हें देना है जो नीड में, ये बात है। तो इसको 1961 में फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN एंड प्लस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हेडक्वार्टर का है रोम में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। हालांकि तो किस कंटेक्स्ट में यूज करोगे मैंने आपको बता दिया है। एफ ए टी एफ का कंटेक्स्ट वही है कि टेररिज्म या मनी लॉन्ड्रिंग या मनी फाइनेंसिंग इन टेररिज्म के मुद्दे पर क्वेश्चन आता है तो आपको FATF का नाम मेंशन करना है। हालांकि व्हेन वी टॉक अबाउट FATF तो G7 का ही ये आपका टास्क फोर्स है। ठीक है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 1989 में बना था G7 के इनिशिएटिव से, ताकि पॉलिसीज बनाया जा सके, कोलैबोरेशन किया जा सके टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि टेररिज्म पर रोक लग सकेगी, बिकॉज पैसे नहीं होंगे तो वो हथियार कहाँ से खरीदेंगे, पैसे नहीं होंगे तो फिर वो रिक्रूट क्या करेंगे, है ना। तो दैट्स वाई मान के चलो कि टेररिज्म की टांगे तोड़नी है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना होगा। मतलब एक कंसेप्ट है ना कि लेट से कि किसी चीज़ को आपको लेट से इंड करना है, कोई आपका इविल है उसको इंड करना है। एक तो ये है कि भाई साहब एक ही बार में इंड कर दो। एक दूसरी बात ये है कि इसके जो पिलर्स है, इसके जो बेस है ना, उसको इंड करने का प्रयास करो। ठीक है, जैसे आपका कहते हैं टेररिज्म की बात कर लो, तो टेररिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं। टेररिज्म में आते हैं आपके, एक तो फाइनेंसिंग वाला मुद्दा होता है, एक तो आर्म्स सप्लाई का मुद्दा होता है। ठीक है, एक तो ये होता है कि आपका स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, एक ये है कि आपका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, एक ये है कि आपका, और क्या हो गया, हाँ, मतलब एसेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन टू मेक बॉम्ब या फिर टू मेक आर्म्स, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। तो एक एक करके इन सब को काटो, फाइनेंसिंग काटो, है ना। साथ ही साथ स्टेट जो है स्पॉन्सर कर रहे हो उस पर एक्शन लो। और क्या है जो मैंने आपको बताया, मैं भी भूल गया। यहाँ पर क्या मैंने लिखा था, A4। हाँ, एक है इंफॉर्मेशन सप्लाई की, भाई साहब जो इंफॉर्मेशन है जो मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब इनके हाथ में ना लगे, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन वॉश करता है तो उन सबको डील करो, तो ये सब बातें हैं। मैं एक कंटेक्स्ट आपको बता रहा था वैसे। और अब देख लो FATF में दो लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं उसके नाम आप हमें बता सकते हो तो बताओ, दैट विल बी गुड फॉर अस। नाउ वी हैव द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। अब आप समझने की कोशिश करिए क्या है प्रोटोकॉल, ये है आपका इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। इनलैंड वाटर क्या कहेंगे, लेट से कि दो कंट्री है, एक वो कंट्री 1 कंट्री 2।
अब इन कंट्रीज़ के बीच एक रिवर फ्लो करती है। तो भाई साहब अगर लेट से कि कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है कंट्री ए से बी या फिर बी से ए, तो एक तो हो सकता है कि हम लैंड रूट का इस्तेमाल करें रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से, है ना, या फिर दूसरा है सी रूट का इस्तेमाल करें। जैसे बांग्लादेश इंडिया की बात कर लो तो सी रूट के माध्यम से भी प्रोडक्ट डिलीवर हो सकती है, लैंड रूट के माध्यम से भी। और तीसरा है कि आपका जो रिवर है इनलैंड रिवर, ठीक है, इनलैंड रिवर का इनलैंड रिवर जो दो देश के बीच या फिर दो से ज़्यादा देश के बीच फ्लो करते हैं उसको ट्रांसनेशनल रिवर कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट हो जाए कि भाई साहब ठीक है, हम हमें पता है कि जो रिवर है वो आपके देश में भी फ्लो करता है हमारे देश में भी फ्लो करता है, दैट्स गुड, वेरी गुड। तो क्या करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। इसको आप एक रूट में तब्दील कर दो, है ना, जहाँ क्या होगा कि कोई भी प्रोडक्ट्स जो है हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो इस रिवर रूट के माध्यम से आप हमें डिलीवर कर दीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत करी तो हम डिलीवर कर देंगे, सीधी सीधी बात है, टाइम कंज्यूम कम होगी, ठीक है, और साथ ही साथ एनर्जी वेस्टेज कम होगी, बिकॉज लैंड रूट से जाते तो पता चलता पेट्रोल डीजल सब खर्चा होता। तो कम से कम वाटर के रूट से जाएंगे तो क्या होगा, पैसे बचेंगे। तो जहाँ पर कोलेब्रेशन हो वहाँ किया जाना चाहिए। तो एक अच्छा एग्जांपल है आपका कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो रिवर फ्लो करती है, तो इनलैंड रिवर, तो वहाँ पर आपका प्रोटोकॉल साइन किया गया बिटवीन दीज टू कंट्री, ताकि जो वेसल्स हैं वो स्मूथली वन कंट्री से अदर कंट्री ट्रांजिट कर सके थ्रू स्पेसिफाइड रूट्स, ठीक है, ये बात है। और एक एग्जांपल भी देख सकते हो, तोकांडी जो बांग्लादेश में है उससे लेकर सोनमुरा जो कि त्रिपुरा में, इनलैंड वाटर प्रोटोकॉल रूट, ये अभी ऑपरेशनल रिसेंटली हुई है। और भी आई थिंक कि विजन आई के करंट अफेयर्स में और भी रूट्स की बातें थी, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये बातें हो गई। नाउ विल मूव ऑन कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये आपका क्या है, एफ टी ए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें ध्यान रखना है सी पी टी टी मतलब सी पी टी पी पी में यूएसए शामिल नहीं है। बाकी आप देखो 11 कंट्रीज जो हैं वो एशिया पैसिफिक के कंट्रीज है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। ध्यान रखना सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नहीं है, ठीक है। कौन कौन से नहीं है आप हमें बताओ छाट कर, कौन कौन से ये तो दिया है बट व्हाट कंट्रीज आर नॉट इन द लिस्ट, ये आप हमें बताओ। तो देख लो, इट एलिमिनेट्स टैरिफ्स एंड रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स फॉर 98% ऑफ एक्सपोर्ट्स टू दीज। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं इन्हें, ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही होता है यही, ना मिले तो फ़ायदा क्या। अब है एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अनक्लॉज, ठीक है। और अनक्लॉज यूपीएससी का आई थिंक कि फेवरेट भी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये यहाँ पर आपको बेसिक्स डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो जो ग्लोबल मुद्दे न्यूज़ में रहते हैं रिलेटेड टू अनक्लॉज उसका ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दिया गया है, एंड दैट इज़ द वीक पॉइंट ऑफ दिस मैगजीन, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स जो है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जिसे कवर करनी चाहिए तो वो नहीं कवर की गई है। लेकिन चलो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है कि आपको समझने की ज़रूरत है, आई डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी गैदर फ्रॉम द इंटरनेट एंड देन आई ट्राई टू डिलीवर टू यू। जैसे आप देखो एस सी ओ सब की मीटिंग लेटेस्ट हुई थी तो मैंने आपको उस पर जो लेटेस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड किया विज़न आई ए एस का, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, दैट फॉर दैट आई एम अवेलेबल, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट अनक्लोज तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन का ये कन्वेंशन है दैट डील्स विद द लॉज ऑफ सी, दैट डील्स विद द लॉज ऑफ सीज को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई साहब वी नो कि देयर इज 29% लैंड एंड देयर इज 71% ओशियन, वी नो, ठीक है। एंड अब ये जो ओशियंस है, अब कंट्रीज जो है ना, आपको ही पता है बहुत सारे कंट्रीज जो है वो वाटर बॉडीज या फिर यूँ कह सकते हो कि ओशियन से बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। जैसे इंडिया की बात कर लो, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, बांग्लादेश की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, या फिर अमेरिका की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो,
ब्राज़ील की बात कर लो, अर्जेंटीना की बात कर लो, चिली की बात कर लो, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देख लो, चाइना देख लो, है ना? तो ठीक है, वी नो। बट एक बात हमें बताओ कि आखिरकार कि कितना एरिया कौन से देश को मिलेगा वाटर बॉडीज का, ये कौन डिसाइड करेगा? और लेट्स से कोई डिसाइड करने वाला ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि लड़ाई युद्ध चलेगी, कन्फ्लिक्ट चलेगा, कि भाई साहब बोलेगा जैसे साउथ चाइना सी में चाइना क्या कहता है कि भाई साहब पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, ठीक है। लेकिन जो आपके ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये बोलते हैं कि नहीं, अनक्लॉज के अनुसार जो है पूरा आपका हो ही नहीं सकता, इसमें मेरा भी शेयर होगा, है ना, इसमें इंडोनेशिया का भी शेयर होगा, इसमें वियतनाम का भी शेयर होगा, लाइक दैट। तो आखिरकार अनक्लॉज आप समझो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन रहा है यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में, दैट ट्राइज टू गिव टेरिटोरियल राइट्स to the water bodies among the countries that shares coastal boundaries, ठीक है। दैट इज द रेलिवेंस ऑफ अनक्लॉज। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत सारे देश अनक्लॉज को मानते हैं लेकिन कुछ देश नहीं मानते। लेट्स से कि चाइना, चाइना अगर अनक्लॉज को मानता है तो साउथ चाइना डिस्प्यूट होता ही नहीं, ठीक है। और बहुत सारे देश ने बिकॉज की इस लॉज को माना तो बहुत सारे देशों के बीच कन्फ्लिक्ट कम हो गई, अदरवाइज लड़ाई झगड़े चलते रहते। जैसे आप देख लो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है डिसाइडेड है क्या एरिया होगा, क्या आपका आपका होगा, क्या हमारा होगा। श्रीलंका के बीच देख लो, है ना। ये सब चीज़ें हैं और होना भी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, नहीं तो पीस आ नहीं पाएगी। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट मैंने आपको अनक्लॉज को लेकर बताया। अब हम थोड़ा सा चलेंगे, बेसिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका अनक्लॉज है, लॉज ऑफ सी कन्वेंशन, ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि नेशंस की क्या राइट्स होंगी उसके आसपास के वाटर को लेकर। आसपास के वाटर मतलब वही हो गया जो ओशियन वाटर बॉडीज है उसको लेकर, ठीक है। साथ ही साथ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे वो यूज करेगा, कितना एरिया तक उसका एक्सक्लूसिव अपना होगा, है ना। साथ ही साथ इनोसेंट पैसेज क्या है, ठीक है। कोई जहाज़ फंस जाती है उसके टेरिटोरियल रीजन में तब क्या होगा। तो ये सब प्रॉपर जो है जानकारी एंड एग्रीमेंट्स इन अनक्लॉज के अंतर्गत मौजूद है। ऑल्सो देयर इज ए क्लॉज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मैराइन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अदरवाइज बिकॉज देख सकते हो कि इतने सारे एक्सप्लोइटेशन होते हैं मैराइन रिसोर्सेज का, चाहे वो आपका फूड के पर्पज़ के लिए हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो, तो दैट ऑल्सो हैम्पर्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ओशन बॉडीज। तो देयर इज़ ए नीड कम से कम इस पर भी एक निगरानी रखी जाए, इसको भी ध्यान में रखा जाए टू इंश्योर कि हमारा जो अर्थ है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था बट रेटिफाई किया 1995 में। एंड द कन्वेंशन हैज़ क्रिएटेड 3 न्यू इंस्टीट्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 न्यू इंस्टीट्यूशन, एक तो आपका इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ शिप्स। लेट से कि आपका कोई डिस्प्यूट आ जाता है दो देश के बीच रिगार्डिंग की टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगा। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटीज़ पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का क्या काम है कि लेट से कि जो आपका हाई सी है, हाई सी आप समझो, ये जो हम देखेंगे इस मैप को, ये आपका वाटर बॉडी है, ओशियन वाटर बॉडी। और ये जो आपका हाई सी वाला इलाका है ना, ये किसी पार्टिकुलर देश को बिलोंग नहीं करता। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय वेरियस कंट्रीज, बट इसके लिए क्या होता है कि परमिशन की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो वो अगर परमिशन दे दे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई देश रिसोर्सेज का एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। देन वी हैव द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हालांकि ये उतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है। दीज टू इम्पोर्ट जो एबव टू है। अब देखो कैसे डिवाइड करता है मेराइन एरियाज को अनक्लॉज। तो सबसे पहली बात मान के चलो कि लेट्स से कि कोई ऐसा कोई देश है, ठीक है, की बाउंड्री कुछ इस प्रकार से और इधर वाटर बॉडी है।
तो सबसे पहले अनक्लॉज के अंतर्गत एक बेस लाइन निर्धारित किया जाएगा। तो बेस लाइन हो सकता है आपका ऐसे हो, मतलब ये आपका लैंड मास है, ये वाटर बॉडी है, ठीक, ये सब वाटर बॉडी हो सकता है। बेस लाइन ऐसे आपका निर्धारित कर, व्हेन द बेस लाइन हैज़ बीन डिसाइडेड, उसके बाद क्या होता है, डिमार्केट किए जाते हैं। तो इसके पीछे अगर चले, बेस लाइन के पीछे, तो जो भी आपके छोटे मोटे वाटर बॉडीज है वो सब आपका इंटरनल वाटर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब टुवर्ड्स द सी चलते हैं, बेस लाइन हो गया आपका ये, बेस लाइन से हम टुवर्ड द सी करते हैं, यानी ओशन की तरफ चलते हैं। तो जब हम बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स जाएंगे, नॉटिकल माइल्स इज बेसिकल मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल जाएंगे तो वो आपका आ जाएगा टेरिटोरियल सी। यहाँ पर आप देखो, ये आपका हो गया 12 नॉटिकल माइल, तो ये आपका टेरिटोरियल सी हो, ठीक है। अब टेरिटोरियल सी के बाउंड्री से फिर से अगर हम नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल जाते हैं, तो आपका हो जाएगा कंटेजियस जोन। यहाँ पर आपका कंटेजियस जोन है। अब ये जो आपका फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स टिल 200 नॉटिकल माइल्स, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम आपने सुना हो, ठीक है। एंड फ्रॉम बेस लाइन टिल 200 नॉटिकल माइल्स, उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो हाई सी आती है। हाई सी का मतलब ये हुआ कि वो किसी पार्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ठीक है, इट इज फॉर कॉमन यूज। तो अप टू 12, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स मान के चलो कि आपका किसी कंट्री के सॉवरेनिटी के अंतर्गत आता है। हालांकि अब क्या ये आपका जो वाटर बॉडीज है, चलो ठीक है, ये आपके किसी कंट्री के जुरिडिक्शन में आते हैं, तो क्या आपका इसका मतलब कोई इंटरनेशनल एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन? नो, ये आपका नेशनल एयरस्पेस के लिए रिजर्व होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। वैसे यहाँ पर आपका नेशनल एयर स्पेस ही होगा, और आपने काफ़ी बार नेशनल एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान ने या फिर अदर कंट्री ने, सुना होगा। तो वो आपका इस जोन में होता है। इंटरनेशनल एयर स्पेस में क्या होता है कि आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर अलाउड टू फ्लाई, अदरवाइज भाई साहब आप ही समझो कितनी ज़्यादा दूरियाँ हो जाएगी फ्लाइट्स के लिए, कि भाई साहब आपको अगर लेट से कि ये कंट्री है, पता चला कि टोटल 200 नॉटिकल माइल्स है ये आपका, और फ्लाइट को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, वो ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका सॉवरिन एयर स्पेस हो गया ऑफ दैट कंट्री। तो दैट्स वाई इस प्रकार की सिचुएशन से बचने के लिए क्या है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, नेशनल एयर स्पेस है, लेकिन बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स देयर विल बी द इंटरनेशनल एयर स्पेस, जहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल बी अलाउड, ठीक है। ये हमने रंगीन कर दिया पेज को बेसिकली, तो हटाते हैं पहले। नाउ वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट। आप हमें बताओ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सब क्या है, एब्सल प्लेन्स क्या है, ठीक है। नाउ वन इज न्यूयॉर्क कन्वेंशन, इसको बस एक लाइन में याद रखना, दैट कन्वेंशन डील्स विद रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। जैसे कि आपका कोई फॉरेन आर्बिट्रेशन काउंसिल है, जैसे सिंगापुर में आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल का काम क्या होता है कि डिस्प्यूट रिड्रेस करो, टू पार्टीज के बीच अगर कोई डिस्प्यूट आती है तो, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व, बट मकसद यही है कि डिस्प्यूट को एड्रेस करना, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कोर्ट में जाके नहीं, बल्कि कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाके हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आपका न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, ये बोलता है, मतलब बोलता क्या है, इसी कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स कहते हैं। और वही है कि जो भी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना, बाय द पार्टीज, ये बातें कहता है। ये हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मैंने आपको बता दिया, कोई आपका कोई लॉ में ये डिफाइन नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्या है, ये ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है। यूएसए के हिसाब से चलोगे तो इंडो पैसिफिक डिफरेंट कहलाएगा, इंडिया के हिसाब से इंडो पैसिफिक डिफरेंट कहलाता है। हालांकि एक जनरल एक्सेप्टेंस है कि ये जो आपका पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था, उसी को अब इंडो पैसिफिक बोला जाता है, और इसमें आपका इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन कंबाइंड होकर
प्लस जो लैंड मासेस है सराउंडिंग द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, दैट अल्टीमेटली गिव्स यू द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो इसमें आपका मेरी टाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन सबकी बात होती है। इंडो पैसिफिक रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहली बात तो इंडो पैसिफिक का क्यों ना इंपॉर्टेंस हो भाई साहब, फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, इसमें इंडिया शामिल है, और जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ले लो, और पैसिफिक के अगर ईस्टर्न साइड में जाए तो अमेरिका सब भी है। ठीक है, कैसे बोलते हो भाई साहब इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑल्सो दैट्स वाई इतने भारी भरकम ट्रेड होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड होते हैं वाया दिस इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर पीस होना ज़रूरी है। पीस तभी होगा जब ये जो आपका इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन का जो वाटर वे रूट है, ठीक है, सी रूट है जिसको आप कह सकते हो, वो आपका रूल बेस्ड ऑर्डर पर काम करे, है ना, किसी एक देश की मनमानी ना चले। ठीक है, और साथ ही साथ पायरेसी या फिर जो भी आपका ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स है वो सबको टेकन केयर किया जाए। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद देख लो आप, चाइनाज इंक्रीजिंगली एक्टिव प्रेजेंस, ये चाइना वाला मुद्दा आ ही जाता है। वैसे अब चाइना जो है अपनी मनमानी करता है, ठीक है, वो रूल बेस्ड ऑर्डर मानने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, तो ये दैट्स वाई चिंतित रहते हैं। एंड ऑल्सो there is a need to ensure freedom of navigation, adherence to the rule based order, a stable trade environment, the Indo Pacific is very important। तो ये ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एडहेरेंस टू रूल बेस्ड ऑर्डर एंड स्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ठीक है, एंड द last topic that we are going to discuss is about the international institution, agencies and forums, their structure and mandate। में सबसे important बात हो गया है आपका यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, so after discussion of the above topics, now we are coming with the international institution। तो लेट्स से कि 1 घंटा टाइम हो चुका है, तो आप पानी वानी पी के आओ, बढ़िया से फ्रेश होके आओ, देन यू कैन कंटिन्यू विद द लेक्चर सीरीज। ठीक है, होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर सीरीज। आप अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहना फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि हम उस अनुसार अपने आप को रिफॉर्म करते रहें। सो फ्रेंड्स, डोंट इग्नोर एंड डेफिनेटली आप कमेंट करिए जो भी आपको सजेशंस देने हैं। ठीक है, तो नाउ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनाइटेड नेशंस, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट WTO। ठीक है, और ये दो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस है, और WTO आप PYQ उठाकर देखो, डेफिनेटली क्वेश्चंस रहते हैं। हालांकि WTO अभी शांत बैठा हुआ है कुछ सालों से, तो अभी उतना ज़्यादा न्यूज में रहता नहीं है, बट एक फिशिंग सब्सिडी वाला मुद्दा रहता है, वो हम देखेंगे, पता नहीं इस मैगजीन में कवर्ड है कि नहीं है। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, अगर नहीं है तो फिर भी हम उसको विजन के मैगजीन से कवर करवा देंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मन लगा के पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कोई बेसिक आपको बता नहीं रहा है यूनाइटेड नेशन के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी नींव आपकी वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ था ना, तब पड़ी थी। क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया, क्योंकि ये सब जो कंट्रीज थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हुए थे, इनको लगा कि भाई साहब बहुत हो गया युद्ध। ठीक है, तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो हमें राह दिखाए, शांति की तरफ लेकर जाए, युद्ध सब की स्थिति ना होने दे, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन सब हो, और कोई भी अगर डिस्प्यूट या इश्यूज हो तो आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम अपना गुस्सा निकाल ले, और जहाँ रिफॉर्म करने की बात हो, है ना, उन सब मुद्दे पर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन सब करे। सीधी सी बात यही थी। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप बढ़ती गई, एज द कंट्री गोट इंडिपेंडेंस, वेरियस कंट्री इंडिपेंडेंट हुए, तो इसकी मेंबरशिप भी बढ़ते चली गई। ठीक है, तो आज आपका आई थिंक कि 195-196 मेंबर्स इससे एसोसिएटेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, है ना, जैसे आपका एक तो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें आपका UN इकोसोक आता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आता है,
और 3 ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और इसके अंतर्गत आपके स्पेशलाइज्ड एजेंसी आते हैं, जैसे एफएओ आता है। ठीक है। और भी है। वी विल डिस्कस वन बाय वन। सारे ऑर्गेनाइजेशन को तो हम डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पर, आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से, नॉट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हम क्या देखेंगे, भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा टू द यूनाइटेड नेशन, है ना। भारत जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात करता है, तो भारत का क्या एक प्रकार से होता है ना कि क्रेडिट क्या है, जिस आधार पर वो क्लेम करता है कि हाँ हमें भी परमानेंट सीट में जगह मिलनी चाहिए। ऑल्सो कि क्या क्या सुधार यूनाइटेड नेशन में करने हैं, नॉट ओनली कि आपको सिर्फ यूएनएससी में, अदर कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रखकर सुधार करने होंगे। ठीक है। तो ये सब बातें, और इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो तो हम देखेंगे ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं, डिस्कस अबाउट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन इन वेरियस फील्ड। तो आपको बस एक एक लाइन याद रखनी है, क्योंकि आपके पास उतना कोई पेज तो होने वाला नहीं है कि आप भर भर के कंट्रीब्यूशन लिखो। तो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट जो करता हूँ वही आपको ध्यान देना है। तो पहली बात तो ये है कि भारत ने कॉलोनाइजेशन के खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देख सकते हो, जो आपका कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो भारत इसका वन ऑफ द अर्लीस्ट सिग्नेटरीज था। तो इसका मतलब क्या है कि भारत जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मतलब यूँ कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहा भारत का। ठीक है। और इंडिया जो है पार्थेट के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में रेज किया, तो कुछ इस प्रकार से पीस कीपिंग के मामले में भारत ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर आप एक डाटा याद रख सकते हो, मिलियंस ट्रुप भारत ने डिप्लॉय किया है। ठीक है। और लगभग आप देख सकते हो 49 यूएन पीस कीपिंग मिशंस। ठीक है। और उसके बाद एक जो मैंने आपको रिसेंट कंटेक्स्ट ऐड किया, ये बेसिकली आई हैव एडेड यूनाइटेड अवेयर ऐप है। और यूनाइटेड अवेयर ऐप का क्या एम है कि सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ पीस कीपर की, जो पीस कीपर्स है जो पीस कीपिंग मिशन पर जाते हैं, तो उनको पता रहे लोकेशन के बारे में, कहाँ गड्ढा है, कहाँ आपका हाइट है, कहाँ पर आपका टेरेन डिस्टर्बेंसेस है, ताकि वो आ, अपना सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर पाए, है ना। अब ऐसा पता चला कि पीस कीपर्स मूव कर रहे हैं और बीच में एक बड़ा सा डिप्रेशन है, अंधेरा का समय है, या फिर जो गोरिल्ला वॉर सब टेक्निक यूज करते हैं इंट्रूडर सब, तो उन सब से डील करने के लिए ये सब आपका अवेयर ऐप महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑल्सो डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़, तो डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ में क्या रोल रहा है भारत का, तो आप देख सकते हो ये जो यूएनसीटीएड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, बेसिकली 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने का प्रयास करता है। ऑल्सो भारत ने ये बात भी रखी थी कि जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है, सिंपली एक प्रकार से ग्रांट का हो, मॉनेटरी ग्रांट का हो, तो वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज को दी जानी चाहिए, कि अमाउंट बढ़ाओ ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर तो आपको पता ही है कि भारत का क्या स्टैंड रहता है, और जहाँ जाता है भारत वहाँ पर मुद्दे पर आवाज़ जरूर उठाता है भारत। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्राफ्ट कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, तो भारत ने इस ड्राफ्ट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। हालांकि ये पास हो ही नहीं सका, दैट्स वाई इट इज़ इन द ड्राफ्ट स्टेज। तो ये इसलिए यूएन की वीकनेस को दिखाता है कि भाई साहब आप इंटरनेशनल लेवल पर भले ही ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन टेररिज्म पर आपका कोई कॉपरेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर आप टेररिज्म को क्या डील कर पाओगे। एंड दूसरी बात की, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत क्या रह जाती है। ठीक है। तो ये बात है। एंड ऑल्सो इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन ड्राफ्टिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये बातें। और यूएनएचआरसी में 47 मेंबर स्टेट से ध्यान रखना है। ठीक है। और जो मेंबर चुने जाते हैं वो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं, और मेंबर्स सर्व फॉर द टर्म ऑफ 3 years, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल बिकॉज वो प्रीलिम सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो होगा, नॉट फॉर द मेंस। एंड
दूसरा मुद्दा आता है आपका रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन। यूएन में लंबे समय से रिफॉर्म की बात चलती आ रही है। क्यों चलती आ रही है भाई साहब? बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना 1945-46 में बना, आज हमारा भाई साहब 2023 हो गया है। अब ऐसा नहीं कि भाई साहब सिर्फ P5 कंट्रीज ही आपका वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करते हैं। देयर आर मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया हो गया आपका, है ना, जो ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल इश्यूज को उठाता है, ठीक है। और बहुत सारे कंट्रीज हो सकते हैं, जैसे G4 की ग्रुपिंग बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई साहब दो 1900 जो 45-46 की रियलिटी आप आज भी उसी रियलिटी को मान के चले। द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, नए नए कंट्रीज आ गए, है ना। अफ्रीकन कंट्रीज के इंटरेस्ट को कौन देखेगा, ठीक है। भाई साहब आपको पता ही होना चाहिए कि अफ्रीका के कोई भी कंट्रीज आपका परमानेंट मेंबर में नहीं है, जबकि यूरोप के आई थिंक कि 2 कंट्रीज परमानेंट मेंबरशिप में है। तो ये आपका इनइक्वलिटी क्यों? अफ्रीका से भी तो एक हो जाए, ठीक है। भारत को क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये सब मुद्दे हैं। ये है, तो देख लो G4 कंट्री जो चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो। G4 में आपका इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान आता है। और L69 में वही हो गया ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और ये भी आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है। हम यूएनएससी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बिकॉज इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट में 10 होते हैं, परमानेंट में 5 होते हैं। लेकिन वीटो पावर तो सिर्फ परमानेंट के पास है। तो इसका मतलब कोई भी डिसीजन यूएन कर ले, कुछ भी कर ले, कोई भी रेजोल्यूशन पास करने की बात हो, जब तक यूएनएससी अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यूएनएससी जो है, यूएनएससी में जो P5 मेंबर है वो सर्वे सर्वा है यूनाइटेड नेशन के। समझ लो कितना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि वर्ल्ड डेमोक्रेसी और लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन खुद सेंट्रलाइजेशन पर अटका पड़ा है, ठीक है। तो चैलेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ यूएन एंड अदर मल्टीलेटरल बॉडी। तो क्या चैलेंजेस? एक तो यूएनएससी के इश्यूज को लेकर है, क्योंकि 5 के पास वीटो पावर है, बाकी के पास कोई वीटो पावर नहीं है। एंड दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। और साथ ही साथ यूएन जो है बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन पता चला कि कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में एकदम इनका रोल नज़र नहीं आता है। म्यांमार में आपका मिलिट्री कूप हुआ, अफगानिस्तान में आपका तालिबान वाला इश्यू हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर को देख लो, यूएन कुछ नहीं कर सका, ठीक है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ नो सब्सटेंसिव पावर, ये बात है। ऑल्सो अंडरमाइनिंग ऑफ एसोसिएटेड यूएन बॉडीज, यानी जो भी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत बॉडीज आते हैं, जैसे इकोसॉक हो गए। तो इकोसॉक भी अब कोई जिसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अपने ऑब्जेक्टिव पर काम नहीं करता है, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूशन इसकी जगह ले ली है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी सबकी इशू निकल कर आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये तो फेल हो गया, ये तो हमको कोविड-19 से ही पता चल गया है ना कि इस कितने पानी में है। उसके बाद WTO जो है ये भी आपका फेल ही है, बिकॉज आपको समझ में आना ही चाहिए कि बहुत सारे मुद्दे पर देश के बीच सहमति नहीं बन पाती। जैसे फ़िशिंग सब्सिडीज को ले लो, तो फ़िशिंग सब्सिडीज में डेवलप कंट्रीज जो होते हैं वो आपका उसका दूसरा स्टैंड है, इंडिया का दूसरा स्टैंड है, ठीक है। एग्रीकल्चर सब्सिडी को ले लो, डेवलपिंग कंट्रीज का दूसरा स्टैंड है, डेवलप कंट्रीज का दूसरा स्टेट है। तो अब क्या हो रहा है, मिनीलेटरलिज्म, बायलैटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन सब के आधार पर इकोनॉमिक रिलेशन जज किए जाते हैं, ना कि अब ग्लोबल लेवल पर कॉपरेशन के आधार पर, ठीक है। ऑल्सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, परस्यूट ऑफ नैरो ज्योग्राफी। और ये भी है कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सबकी बात करें, ठीक है, भले ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है? तो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस यूएसए या चाइना, ये सब डोमिनेट करते हैं। तो किसको फंड देना है, किसको नहीं देना है, ये सब पूरा देश या पूरा मेंबर डिसाइड नहीं करता है, ये सब डिसाइड करते हैं। बिकॉज वोटिंग से ज़्यादा इन्हीं के पास होती है, फाइनेंसिंग भी ज़्यादा यही करते हैं, ठीक है। अब इशूज़ इन फाइनेंसिंग ऑफ यूएन, तो फाइनेंसिंग का भी एक इशू है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो यूनाइटेड नेशन में आता है वो आपका वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है। और
आप देख लो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो किए जाते हैं उसके लिए तो भाई साहब पैसे की खर्च होती है ना, ट्रूप सबको पैसे देने हैं या फिर उनकी सिक्योरिटी देनी है, तो उस सब के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन पैसा सफिशिएंट आता नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो यूएन पीस कीपिंग बजट के लिए जस्ट ओवर $8 बिलियन प्रोवाइड हुआ था। ये सब है। ऑल्सो व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड, तो रिफॉर्म्स नीडेड में एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जहाँ पर आपका यूएनएससी में रिफॉर्म करो, उसके लिए यूएन चार्टर है ना, जिस चार्टर के माध्यम से यूएन बना है उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन इसमें रिफॉर्म करना एक्सट्रीमली रिजिड है। P5 का पहले तो सहमति चाहिए होगा। ठीक है, और जिस मुद्दे पर सहमति नहीं रहेगी उस पर P5 से जाहिर सी बात है अपना एक्सेप्टेंस देंगे नहीं। जिस पर सहमति होगी तो उस पर एक्सेप्टेंस देंगे। जैसे चाइना जो है वो आपका परमानेंट 5 में इंडिया को शामिल करने का विरोध करता है ना। हालांकि यूएन चार्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम रिफॉर्म हुआ है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यूएन चार्टर कभी अमेंड नहीं हुए हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना। तो यूएन चार्टर हैज बीन रिफॉर्म्ड ओनली फॉर 5 टाइम्स सिंस इट्स बर्थ। एक है आपका रिफॉर्म ऑफ यूएन चार्टर, तो यूएन चार्टर में क्या क्या रिफॉर्म की बात की जाती है, मतलब बात की जाती नहीं, ये आपका क्या रिफॉर्म्स नीडेड है, तो यूएन चार्टर में रिफॉर्म करना है। ठीक है, और आर्टिकल 2 क्लाउज 7 प्रोहिबिट यूएन फ्रॉम इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डोमेस्टिक अफेयर्स जनरली क्या होता है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस पॉइंट से दूरी रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवेन करना। क्योंकि अगर सोचो ऑर्गेनाइजेशन में लिखा रहे कि आपका अलाउड फॉर द इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स, तो कोई भी कंट्रीज क्यों साइन करेगा, पता चलेगा कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ वो जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो गई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है। ऑल्सो रिफॉर्म इन जनरल असेंबली, इकोसॉक की बात की जाती है कि भाई साहब इकोसॉक में मेंबर्स को बढ़ाओ, क्यों, बिकॉज कंट्रीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, अब इकोसॉक में कुछ लिमिटेड कंट्रीज ही शामिल है बस, तो इसको संख्या को बढ़ाओ। एक है ट्रस्टीशिप्स काउंसिल, ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का 6 था ना, तो 6 में एक ये भी है। तो कहा जाता है कि ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम अब हो गया है भाई साहब, ये अब जो है सिर्फ नाम का बचा है, इसके पास अब कोई काम नहीं है, इसलिए इसको शट डाउन करो या फिर इसको नया कुछ फंक्शन दो, मैंडेट दो, एम दो, ताकि ये जो है करंट मुद्दे को डील कर सके। लेट से कि ये स्पेस का कुछ मुद्दा हो तो वो ये डील करे, या फिर अंटार्कटिक का कुछ मुद्दा हो, या फिर है ना, ये हालांकि ये डिसफंक्शनल ही है। एक है यूएन सेक्रेटेरिएट, तो यूएन सेक्रेटेरिएट में वही है रेड टेपरिज्म को हैंडल करो। रेड टेपरिज्म मतलब ये हो गया आपका टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, एंड राइट साइजिंग होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का ताकि एफिशिएंट वर्किंग हो। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑफिशियल का फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। पीस कीपिंग में मोर बजट की ज़रूरत है, ऐसे काटो नहीं भाई साहब, दो। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बिकॉज एक तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, वो उसकी पैसे ही आप सफिशिएंट नहीं दोगे तो वर्क क्या करेगा। ठीक है, तो कम से कम जो मिनिमम ऐसे कंट्रीब्यूट होने चाहिए वो तो हो, ऐसा नहीं कि सब जो है वॉलेंट्री पर ही निर्धारित रहे। वॉलेंट्री पर रहेगा तो कोई 5 रुपया भी देगा तब भी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई 500 रुपया देगा तब भी एक्सेप्ट किया जाएगा, तो जो ज़्यादा देगा ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो, कहाँ गया भाई, हाँ, ये आपका इंडिया इन यूएनएससी, तो रिसेंट डेवलपमेंट में वही हुआ है कि भारत जो है टोटल अब 8 टाइम नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रह चुका है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है अगर भारत की दावेदारी पर क्वेश्चन आता है यूएनएससी में इनकॉर्पोरेट होने के लिए तो क्या कारण है। तो एक तो ये भी है कि भाई साहब इतनी बार भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रहा है, इसका मतलब भारत की अहमियत कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हम करते हैं। इसको मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूएनजीए है ना, साथ ही साथ यूएन इकोसॉक है,
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और आपका ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये आपका यूएनजीए है ना, एक आपका इंटरनेशनल आईसीजे भी है शायद, हाँ। और तो वही है, टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो आपका यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो बेसिकली नॉन परमानेंट नाम ही है, तो 2 साल के टेन्यूर के लिए चुना जाता है, ठीक है। परमानेंट चिपके रहते हैं अपने सीट पर, कभी हिलने डुलने वाले हैं नहीं, ठीक है। इसीलिए इनके पास जो है वीटो पावर भी दी जाती है, और ये नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है ही नहीं, सिर्फ P5 के पास ही वीटो पावर है और किसी के पास वीटो पावर है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि लेट से कि कोई भी मुद्दे पर सहमति बनानी हो, ठीक है, और लेट से कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास कर दिया उस रेजोल्यूशन, लेट से कि ह्यूमन राइट्स में कुछ नया पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास कर दिया, पता चला कि यूएनएससी के पास गया, अब यूएनएससी में भले ही यूएनएससी के 10 मेंबर पास कर दे, लेकिन अगर 5 में से एक भी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो P5 है वो सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो मैंने आपको बताया कि 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन का, वो मैंने आपको बता भी दिया है। और यहाँ पर देखो है ना, अंडर द यूएन चार्टर ऑल मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड कि वो काउंसिल के डिसीजन को अप्लाई करे। काउंसिल का डिसीजन मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ यूएनएससी की बात करें तो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स इसीलिए बिकॉज यूएनएससी इज़ द ओनली मेंबर जो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकता है, जिससे मिलिट्री एक्शन करना हो किसी कंट्री के खिलाफ जो वर्ल्ड पीस को डिस्ट्रॉय करने का बात कर रहा हो, या फिर आपका मेजर रोल प्ले करता है इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स द यूएन। फंक्शंस ऑफ यूएनएससी की बात करें तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस, इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट विच मैट लेड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शंस, ऑल्सो टू रेगुलेट आर्मामेंट्स, उसके लिए कुछ प्लान्स बनाने की बात। तो व्हाट इज़ नॉन परमानेंट सीट इन यूएनएससी, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है डिटेल में कि 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, टोटल 15 मेंबर हो गया है ना। तो 5 परमानेंट याद रखना है, वो कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस, यूके। तो यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया। तो यूएस, तो यूके जो है और आपका फ्रांस जो है ना, ये 2 कंट्रीज हैं जो यूरोप से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सोचो यूरोप कितना छोटा, और 2 कंट्रीज परमानेंट मेंबरशिप लेके बैठे हैं। अब अफ्रीका की बात करें तो इतना 54 कंट्रीज आई थिंक का ग्रुपिंग से अफ्रीका, टोटल कंट्रीज की बात करें एक भी नहीं, ठीक है। एशिया, एशिया में इंडिया का स्टैंड देख लो कितना ज़्यादा मजबूत है फॉर द गेटिंग परमानेंट सीट, बट नहीं मिला। जापान, उसको भी नहीं मिला, ठीक है। और एशिया देख लो कितना बड़ा कंट्री का देश है ना। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स, ये मैंने आपको बताया है। इंडिया भी चुना गया था और अब तो रिटायर हो गया आई थिंक। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर क्या है यूएनएससी में, तो इट डील्स विद द कंसिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। नॉन परमानेंट मेंबर प्रेशराइज कर सकते हैं परमानेंट मेंबर्स को और इशू, ठीक है। ऑल्सो एक कंटेक्स्ट है आपका परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशन। इसको सिंपल से समझो कि जैसे कंट्री ए है, कंट्री बी है, अब दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, तो क्या होता है कि ए ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बी देश में भेजा, बी ने अपना ए देश में भेजा, जिसको आप एम्बेसडर कहते हो, है ना। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन है, तो भाई साहब जो मेंबर कंट्रीज है वो अपने अपने परमानेंट मिशन यूएन में भेजते हैं। एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि ये जो आपके परमानेंट मिशन है वो उस देश के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है फॉर द डिप्लोमेटिक मिशन, ठीक है। एंड इट इज़ हेडेड बाय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। इंडिया का कौन है वो आप हमें बताओ नाम। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द मेंबर स्टेट एंड द सेक्रेटेरिएट, ये सब बातें हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिफॉर्म्स ऑफ यूएनएससी, व्हाई देयर इज अ नीड, तो बिकॉज वीटो पावर
5 देश पकड़ के बैठे हैं, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ द करंट वर्ल्ड, बिकॉज करंट वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारा एक जो है ये इकोनॉमिक पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो सिर्फ 5 के पास नहीं रहना चाहिए, है ना। बिकॉज 5 के पास है मतलब समझ रहे हो कि ये अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार इस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लियर से कि कोई आपका मुद्दा है जहाँ पर आपका यूएस सहमत है, चाइना सहमत नहीं है, तो फिर प्रपोजल पास नहीं होगा, ठीक है। चाइना सहमत है, यूएस सहमत नहीं है, तो फिर प्रपोजल पास नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं। एंड देर इज़ ए पार्शियल नेचर ऑफ P5 बिकॉज अब यूएस और चाइना के बीच आपको पता है दूरियां बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है दोनों किसी एक मुद्दे पर सहमति ना जताए। ऑल्सो देर इज ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दैट्स व्हाई वी नीड रिफॉर्म, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, नॉट रिफ्लेक्ट द टुडेज रियलिटी दैट रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ 1947, बट टुडे इज 19 मतलब टुडे इज 2023 एंड अगले साल 2024 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा गैप और बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिफॉर्म का कोई बात ही नहीं है। ऑल्सो G4 नेशंस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इकोनॉमिकली इन द वर्ल्ड GDP, ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो क्या मोस्ट अर्जेंट रिफॉर्म इज़ नीडेड? एक तो वीटो रिफॉर्म करो भाई साहब, एक ये है कि मेंबरशिप रिफॉर्म करो, यानी कि आप देख लो परमानेंट सीट ऑफ UNSC में अफ्रीका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और लेटिन अमेरिका में भी की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन यूरोप में दो दो है रिप्रेजेंटेशन। तो चैलेंजेस फॉर इंडिया इन UNSC, क्या चैलेंज है? चाइना अपोज करता है, कॉफ़ी क्लब ये भी आपका ग्रुप है जो आपका UNSC में रिफॉर्म्स को अपोज करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिक्वायर अमेंडमेंट, तो क्योंकि अगर UNSC में रिफॉर्म का चाहिए तो आपको चार्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लो कि अगर UN चार्टर में अमेंड करना है तो पहली बात तो UNGA से रेटिफाई होगा बाय 2/3 मेजोरिटी, एंड उसके बाद ये आपका P5 मेंबर्स का कंकरेंस चाहिए, और एक ने भी अगर कहा ना तो फिर प्रपोजल पास नहीं होगा। एंड इंडिया एंड UNSC की बात करें तो मैंने बोला कि फॉर द 8 times इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर इन द UNSC। तो इंडिया क्यों किस ग्राउंड पर क्लेम करता है कि भाई साहब हमें परमानेंट सीट दो? तो पहली बात तो कॉस्मोपॉलिटन और लुक है भारत का, क्यों? बिकॉज भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी कि भारत जो है वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है अच्छे तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड के इंटरेस्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखेगा, डेवलपिंग कंट्रीज के लीस्ट डेवलप कंट्रीज के इंटरेस्ट को वो UN में और अच्छे से रखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, तो इकोनॉमिकली भी भारत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ऑल्सो भारत जो है इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट भी करता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ को और स्ट्रेंथन करेगा भारत अगर इस क्षेत्र में आया तो, ठीक है, मतलब मेंबरशिप बना तो। ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ UN पीस कीपिंग, है ना। भारत इतना करता है फिर भी सुनता नहीं है देश, बोलते हैं जिसके पास पावर है वो अंधा हो जाता है, यहाँ पर वही चलता है। ऑल्सो भारत जो है वॉइस हो सकता है डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, ठीक है। भारत जो है इनके इंटरेस्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और अच्छे से रख सकेगा। तो बेनिफिट टू इंडिया क्या है? तो जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल रूल मेकर बनेगा। भी क्या है कि बस भारत सुनता है, लेकिन अगर UNP5 में आ जाता है तो भारत रूल भी बनाएगा, है ना। जो बेटर इंटरेस्ट होगा डेवलपिंग कंट्रीज के, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के, उसके इंटरेस्ट को भी अच्छे से सर्व करेगा। ऑल्सो वही मैंने बोला, इंडिया विल मतलब इट विल हेल्प इंडिया टू बी मोर वोकल अबाउट द राइट्स ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। तो सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, याद रखना, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉफ्ट पावर। भारत ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है? कंट्रीब्यूशन देख लो, एक तो ये है कि बांग्लादेश को UN में शामिल करवाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऑल्सो इंडिया वॉज ए स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर अफ्रीका इन द UNSC, और अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ भारत ने आवाज़ उठाई। तो स्टेप्स क्या लिए गए हैं बाय इंडिया ड्यूरिंग द प्रेजेंट मेंबरशिप? तो लेट्स से कि आपका जो 8th टाइम भारत आपका नॉन परमानेंट मेंबर बना, तो स्टेप्स क्या लिए गए? तो अफगानिस्तान क्राइसिस को हैंडल करने की बात की गई, पीस कीपिंग है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वे फॉरवर्ड की बात करें तो वही है कि भाई साहब जो वर्ल्ड ऑर्डर है करंट सिनेरियो में वो चेंज हो चुका है, तो UNSC को 100 साल पुराने वाले वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ टाइम टू रीथिंक द
परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, और भी बहुत सारे ब्रॉडर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कवर किया काफ़ी डिटेल में, और आई थिंक कि 1.5 घंटे का लेक्चर सीरीज हो गया, बट ये करना ज़रूरी था। सो हाउ वाज द लेक्चर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ WTO, W2 इन इंडिया, किन मुद्दे पर सहमति बनती है, किन मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है, देयर इज लिमिटेशंस। इंडियन ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF सब देख लेंगे, सब देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा, then will end this magazine. So friends, thank you very much.